गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे स्टार्ट करें। बच्चे आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ठीक है। तो बच्चे कल हमने स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट। उसमें हमने शुरू में इंट्रोडक्शन की थी, सॉलिड क्या होता है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की थी। फिर क्लासिफिकेशन के बाद हमने एक किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, जो हमने किए थे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। उसके बाद हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स कौन सी है, कोवलेंट, आयनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जहाँ स्पेस लैटिस क्या होता है। तो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, जहाँ स्पेस लैटिस। उसके बाद हमने किया था यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल की हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन की थी। तो उसमें हमने क्रिस्टल सिस्टम किए थे, जहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल हैबिट्स बोलते हैं। अब आगे उसके चलते हुए हम नेक्स्ट कर रहे हैं नेक्स्ट और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन कि यूनिट सेल कौन से टाइप का होगा। ये हमने किए थे क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रो ट्राई, इसको हम रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। और लास्ट हमने किया था हेक्सागोनल, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम्स, जहाँ हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल हैबिट्स। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर थी कि जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ क्या है, एबीसी क्या है, और उसके जो एक्चुअल एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा वो क्या है। तो उसके बेसिस के ऊपर हमने ये क्लासिफिकेशन की थी। अब हम नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हमने फोकस करना है अपना क्यूबिक यूनिट सेल पे ही। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस के ऊपर। तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, ये वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। अब इनमें हम सबको ड्रा करने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक टेट्रागोन, हम सिर्फ इसमें से क्यूबिक ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। तो क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे ड्रा किया जाता है, 2 स्क्वायर आपने लेने हैं इस तरह से। एक स्क्वायर आपने सेंटर से ड्रा करना है। तो ये 2 स्क्वायर ले लीजिए आपने, इनके आपने कॉर्नर्स इस तरह से ज्वाइन कर देने हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्यूब। तो क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह का होता है। इसमें जो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, जहाँ ये गामा है, ये तीनों एंगल 90 डिग्री हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री हैं। तो ये लेंथ भी क्या होंगी, तीनों बराबर होंगी। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी जो होगा, ये बराबर होंगी।
अब इसके बाद कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ कहाँ पे होते हैं? अगर पार्टिकल जिस कॉर्नर पे है, इसको बोलते हैं कॉर्नर। जहां जहां पे मैं डॉट लिख रहा हूं, दीज आर कॉर्नर्स। जैसे आपके अपना घर जो होता है, कमरा जो होता है, उसको देख लीजिए, कमरे के कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। जैसे हमारा क्यूब है, यहाँ पे एक कॉर्नर जे वाला है, दूसरा जे है, तीसरा जे है, चौथा जे है, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के। इसको थोड़ा सा आप अच्छा बना सकते हैं, थोड़ी सी लाइन इतना आनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा जी। तो ये कार्नर है हमारे पास। टोटल कितने कार्नर्स हैं? 8 कार्नर्स हैं। ये जो डॉट लिख रहे हैं, ये हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। हर कार्नर पे एक एक कांस्टेंट पार्टिकल है। तो अगर यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल यानी कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हमारे कहां पे प्रेजेंट हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्नर पे प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जहां इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? दीज आर दो यूनिट सेल इन विच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। तो दीज आर दोज unit cells in which constant particles are present at corners only। अगर कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। जहां क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। और अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो होना ही होना चाहिए, अगर कॉर्नर के अलावा कहीं और भी पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो फिर उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट होंगे। और कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं? हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? द यूनिट सेल्स इन विच in addition to corners, the constant particles are also present at other places। तो कॉर्नर के अलावा अगर कहीं और भी प्रेजेंट हो पार्टिकल यूनिट सेल में, तो उन यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये 3 तरह के होते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड वन होता है एक फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, और थर्ड है एंड सेंटर्ड। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं: फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। और प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ही होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे ही होते हैं। उसको हम सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। अगर हम इनमें से क्यूबिक ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम ले रहे हैं टेट्रागोनल तो हम बोलेंगे सिंपल टेट्रागोनल सेल। इस तरह से यूनिट सेल जो होगा। पर हमारे सिलेबस में क्यूबिक ही है, हमने यहाँ पे क्यूबिक ही ड्रा करने हैं। बाकी आपको सब बता दिया है कि इसमें क्या क्या होता है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90, सारा हमने कल किया था। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर। इससे पहले आपको पता होना चाहिए फेस होता क्या है, बॉडी सेंटर का क्या मीनिंग है, और एंड सेंटर का मीनिंग क्या है। बच्चे जैसे आपको ये बताया मैंने, ये क्यूब का कॉर्नर है। यहाँ जहाँ पे मैंने ये डॉट लिखे हैं, ये क्यूब के कॉर्नर्स हैं। और डॉट का मतलब जहाँ पे पार्टिकल है। अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है, जैसे इसमें दिखाया गया है, तो उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। पर ये जो पूरा ऊपर लिखा, जैसे आप कमरा है, कमरे का जो छत है वो उसको बोलते हैं फेस बोलते हैं। जो फर्श है उसको भी क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। ये जो दीवार है कमरे की एक, इसको भी हम क्या बोलेंगे? फेस। तो टोटल कितनी साइडें होती हैं? कमरे की 6 साइडें होती हैं।
तो इसलिए क्यूबिक यूनिट सेल में जो फेस कितने होंगे, 6 फेस होंगे। कितने होंगे? तो ये वाली दीवार, राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली, सामने वाली, बैक साइड, ऊपर वाला छत, नीचे वाला फर्श, ये सब साइडों में गिना जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। फेस जैसे ये वाला जहां पे हमने बोर्ड लगाया, ये पूरा एक फेस है, एक दीवार पे लगाया हुआ है, ये पूरा फेस है। तो टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं क्यूब के। याद रखिए। कार्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जहां पर भी 2 फेस मिलते हैं उसको हम एज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। जैसे हमारा कमरा है, जहां पे आपका छत और एक दीवार मिल रही है, वहां पे जो एक लाइन ड्रा करोगे, दोनों जहां मिल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। जैसे ये हमारा एज है, ये भी हमारा एज है, ये भी हमारा एज है। टोटल 12 एज हैं। आप गिन सकते हैं अपने कमरे की साइडें कितनी है? 6 साइडें हैं, मतलब फेस 6 हैं। जहां पे भी आपस में 2 फेस कहीं पर भी जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। जहां लेफ्ट और राइट वाले 2 फेस जुड़ रहे हैं, उनके बीच की जो लाइन ड्रा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एज बोलेंगे। तो टोटल कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। ये याद रखना है। फेस 6 होते हैं, एज कितने होते हैं? 12 जी एजेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप टोटल काउंट कर सकते हो कितने एज है? 12 एज हैं। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? अगर पार्टिकल हमारे कार्नर पे हैं और कार्नर के अलावा कहां पे हैं? हर एक फेस के सेंटर के ऊपर है। जैसे ये फेस है, ये ऊपर वाला छत है बच्चे, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये क्या है? ऊपर वाला छत है। तो अगर इसके सेंटर में पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल है, ये वाली हमारी राइट हैंड साइड की दीवार है, ये वाली पूरी, और जहां इसके सेंटर में पार्टिकल है, ये वाला हमारा फर्श है, अगर जिसके सेंटर में भी पार्टिकल है, ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार है, इसके सेंटर में भी पार्टिकल है, और ये वाली जो है, ये वाली दीवार जो है, ये पीछे वाली दीवार है जहां पे बोर्ड लगा है, तो अगर इसके सेंटर में भी पार्टिकल है, और ये वाली साइड जो है, ये सामने वाली दीवार है, इसके सेंटर के ऊपर भी पार्टिकल है। जाने कि हर एक फेस के सेंटर के ऊपर पार्टिकल हो। जैसे आप कमरे का सेंटर देखो, आपके अपने घर में कमरा होगा, उसका छत का जो सेंटर है, वहां पे आपने फैन लगाया होगा, फैन की जगह आप मान लीजिए पार्टिकल है। इसी तरह हर एक दीवार का आप क्या निकालिए? सेंटर निकालिए, और वहां पे एक पार्टिकल मान लीजिए, वहां पे अगर पार्टिकल है, कार्नर पे तो होने ही होने हैं, ये याद रखना। हर एक यूनिट सेल में पार्टिकल कार्नर पे होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर पार्टिकल कहीं फेस के सेंटर के ऊपर है तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसको? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये वाला जो मैंने ड्रा किया, दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर ये क्यूबिक है तो हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। फिर आता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? अगर जो आपका कमरा है, कमरे के बीच में जाइए, हवा में सेंटर में, जैसे ये कमरा है हमारे पास, ये पूरा क्यूब है, क्यूब के अंदर चले जाइए, सेंटर में यहाँ एक पार्टिकल है, अगर फेस पे कहीं नहीं है, जैसे ये है, मैं फेस वाला हटा देता हूं क्योंकि हर एक टाइप में कार्नर पे तो पार्टिकल होने ही होने हैं। अब हम दूसरी टाइप कर रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्या होगा? कार्नर के अलावा अगर बॉडी के अंदर, क्यूब के अंदर कहीं सेंटर में जाके, जैसे आप, मैं कह रहा हूं आप अपने कमरे के अंदर चले जाइए, तो कमरे के सारे कार्नर आपस में मिलाना शुरू कर दीजिए। आप अपोजिट कार्नर्स, कोई भी 2 कार्नर ले लीजिए, उनको अपोजिट कार्नर को मिलाना कर दीजिए शुरू। एयर में ऊपर वाला नीचे के साथ मिलाइए, दूसरा वाला नीचे मिलाइए आप। जहां पे ये सभी कार्नर्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे, वो सेंटर होगा कमरे का। और वहां पे अगर पार्टिकल है कोई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। ये यहाँ पे कहीं आएगा, एक पार्टिकल बॉडी के अंदर सेंटर में आएगा, ये फेस पे नहीं, किसी भी दीवार के ऊपर नहीं है, ना फर्श पे है, ना छत पे है। छत से आधा नीचे आ जाइए, फर्श से आधा ऊपर चले जाइए, राइट हैंड दीवार से आधा आगे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड दीवार से आधा अंदर आ जाइए। जहां पे ये सेंटर बनेगा, वहां पे अगर एक पार्टिकल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड। 8 पार्टिकल कार्नर पे होंगे और एक बॉडी के सेंटर के अंदर होगा, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर ये क्यूब है तो फिर इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि बीसीसी। दिस इज एफसीसी कहेंगे, जो पहले ड्रा किया था। सबसे पहले मैंने ड्रा किया है सिंपल क्यूबिक, उसके बाद मैंने ड्रा किया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पार्टिकल, वो हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फिर मैंने ड्रा किया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम बात करेंगे एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें
कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई भी दो, कॉर्नर पे तो आपने लेने हैं, कॉर्नर के अलावा अगर कोई भी दो अपोजिट फेस के ऊपर पार्टिकल, जैसे हर एक कोने के ऊपर आप एक पार्टिकल रख लीजिए। आप अपने कमरे की एग्जांपल लीजिए, कमरा आपका मान लीजिए क्यूब है, बेसिकली क्यूब होता नहीं है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, बट सपोज कर लीजिए आपका जो रूम है वो क्यूबिक है। हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एक पार्टिकल अज्यूम कर लीजिए, फिर आप एक पार्टिकल छत के सेंटर के ऊपर रख दीजिए और एक पार्टिकल जमीन वाला जो फर्श है उसके सेंटर पे ऊपर रख दीजिए। ये दोनों अपोजिट है, छत और फर्श एक दूसरे के आमने सामने है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट फेसेस। अगर अपोजिट फेसेस, कोई भी दो अपोजिट फेसेस के ऊपर भी पार्टिकल है तो उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर। तो कैसे ड्रा करेंगे हम, इस बात इसको हटा दीजिए, जो सिंपल यूनिट सेल आ गया। अब हर एक दो अपोजिट फेस, जे और जो ऊपर वाला फेस है, जो नीचे वाला फेस है, इनके सेंटर में पार्टिकल्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर ये क्यूबिक सिस्टम लिया हुआ है, इन सब में ये चारों टाइप के नहीं होते हैं, टोटल 4 टाइप के यूनिट सेल बने, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप के हैं, ये एक ही है। तो सिंपल यूनिट सेल, फिर आता है बॉडी सेंटर्ड, फिर आता है फेस सेंटर्ड, फिर आता है एंड सेंटर्ड। तो इनको लिख सकते हैं एस सी, बी सी, एफ सी, ई सी। एस मतलब सिंपल, सी मतलब सिंपल यूनिट सेल, इसको सी नहीं लिखेंगे, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो अगर ये यूनिट सेल हमारा क्यूब है तो सिंपल क्यूबिक, दिस इज बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, इस तरह से हो जाएगा। तो याद रखिए, ये जो 4 टाइप के यूनिट सेल मैंने आपको बताए हैं, एक सिंपल और 3 कौन से, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये हर एक क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये याद रखना आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचेंगे कि क्यूबिक में भी चारों होंगे, टेट्रागोनल में भी चारों होंगे, ऑर्थोरोम्बिक में भी चारों होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें पहले वाले में 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, बाकी इन सब में एक एक है। टोटल आप ऐड कर दीजिए कितने यूनिट सेल बनते हैं, 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो टोटल हमारे पास जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनमें ये सब मिला के कितने बनते हैं, 14 यूनिट सेल बनते हैं। याद रखिए कितने बनते हैं, 14 यूनिट सेल बनते हैं। ये चारों जो हैं हर एक में नहीं मिलेंगे, सिंपल हर एक में मिलेगा, याद रखिए, सिंपल यूनिट सेल हर एक में होगा। अब इसमें आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं। क्यूबिक में 3 मिलेंगे आपको, एक मिलेगा आपको सिंपल, एक मिलेगा फेस सेंटर्ड, एक मिलेगा बॉडी सेंटर्ड। तो इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, फिर एफसीसी है और कौन सा है, बीसीसी है। याद रखिए ये 3 कौन कौन से हैं। इसमें एंड सेंटर नहीं होगा, क्यूबिक में एंड नहीं होगा, 4 सिर्फ एक में ही है। वो किस में है, इस वाले में। इसमें चारों है, सिंपल भी है, फेस सेंटर्ड भी है, बॉडी सेंटर्ड भी है और एंड सेंटर्ड भी है। इसमें सिंपल है और बॉडी सेंटर्ड, इसमें सिंपल है और बॉडी सेंटर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस सी और बी सी, इसमें एस सी और बी सी, इसमें चारों है, एस सी, एफ सी सी, बी सी सी और ई सी सी, ये सब में है। जिसमें एक एक है अंडरस्टूड डन, सब में सिंपल होगा, सिंपल क्यूबिक, याद रखिए, सिंपल सिंपल क्यूबिक नहीं लिखना है, ये सिंपल 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 क्यूबिक हो गया, फिर मतलब सारे क्यूब है ऐसा नहीं है। तो इसमें क्यूब सिंपल है, सिंपल फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, इसमें इसमें सिंपल है और बॉडी सेंटर्ड है, इसमें सिंपल है और फेस सेंटर्ड है, इसमें बॉडी सेंटर भी है और एंड सेंटर भी है। तो ऑर्थोरोम्बिक अकेला ऐसा सिस्टम है जिसमें चारों टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं, सिंपल भी पाया जाता है, फेस सेंटर भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर भी पाया जाता है और एंड सेंटर भी पाया जाता है। मानव क्लिनिक में 2 ही होते हैं, सिंपल और बॉडी। तो याद रखिए आप लोग, सिंपल हर एक में मिलेगा आपको, जिसमें 2 है दूसरा कौन सा होगा, बॉडी सेंटर, जिसमें 3 है तीसरा कौन सा होगा, फेस सेंटर। सिर्फ 4 वाले में ही एंड सेंटर होगा। तो सिंपल सब में है, सिंपल और बॉडी सेंटर 2 में है, एक इसमें एक इसमें, और क्यूबिक में तीनों हैं, सिंपल भी है, फेस सेंटर भी है और बॉडी सेंटर भी है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों हैं, सिंपल, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर यूनिट सेल भी है। तो इन 14 जो टोटल बनते हैं हमारे पास, 4 3 2 4 2 1 1 1, इनको मिला के बनते हैं 14। इन 14 को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है,
नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, तो आपने आंसर देना है 14 होते हैं। तो ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं टोटल ब्रेवियस लैटिस होते हैं 14। 3 क्यूबिक में होते हैं, 2 टेट्रागोनल में होते हैं, 4 ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं, मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल में एक एक होता है। जैसे मैंने बता भी दिया इसमें हैं कौन कौन से हैं, इनमें 3 कौन कौन से हैं। क्यूबिक 3 टाइप का ही होता है, सिंपल होता है, बॉडी सेंटर होता है और फेस सेंटर होता है। टेट्रागोनल सिर्फ 2 टाइप का होता है, सिंपल और बॉडी सेंटर होता है। फिर आर्थोरोम्बिक जो है ये 4 टाइप का है, सिंपल है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, एंड सेंटर है। मोनोक्लिनिक 2 टाइप का है, सिंपल है, बॉडी सेंटर है, सिंपल बॉडी सेंटर है। ट्राइक्लिनिक भी एक टाइप का है, सिंपल का। रोम्बोहेड्रल भी एक ही है, सिंपल है। हेक्सागोनल भी एक ही है, सिंपल। तो ये है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। एक आ गया प्रिमिटिव, दूसरा आ गया नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जिसमें सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे हो, और नॉन प्रिमिटिव जहां कॉर्नर के अलावा कहीं और भी पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो बच्चे आप लोगों को समझ आया ये टॉपिक? समझ आ रहा है क्या होता है सिंपल यूनिट सेल? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे करेंगे कि हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो जितने भी यूनिट सेल आपने किए हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। जैसे हमने सिंपल में देखा 8 कार्नर है, 8 कार्नर पे एक एक पार्टिकल बैठा हुआ है, तो टोटल आपको लगेगा पार्टिकल 8 है, पर ऐसा नहीं है। जैसे आप अपने कमरे के कार्नर ले लीजिए, 8 कार्नर है, 8 कार्नर के ऊपर एक एक आप फुटबॉल रख दीजिए, स्फीयर रख दीजिए, तो आपको लगेगा कि इस कमरे में 8 स्फीयर हैं, पर ऐसा नहीं। जो कार्नर पे स्फीयर होगा वो सिर्फ आपके कमरे के साथ ही अटैच नहीं होगा, वो 8 और कमरों के साथ जुड़ा होगा। आपके कमरे को मिला के वो 8 और कमरे का हिस्सा बन सकता है। जैसे आप अपने कमरे का एक कोई भी कोना पकड़ लीजिए, टॉप वाला कोना पकड़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आप अपने कमरे का एक टॉप वाला कोना पकड़ के देखिए, तो उसमें आप देखिए उस कोने के साथ आप कितने मकान बना सकते हैं, कितने कमरे बना सकते हैं। एक कमरा वो जिसमें आप बैठे हुए हैं, दूसरा उस दीवार के साथ जोड़ के एक बना सकते हैं, तीसरा उसके सामने और चौथा उसके साथ बना सकते हैं, तो 4 कमरे बन जाएंगे। अब 4 आप उसके ऊपर छत के ऊपर बना सकते हैं, टोटल 8 कमरे बन जाएंगे। और जो एक कोना होगा आपका, वो कोना जो है वो कितने कमरों के साथ जुड़ गया, 8 कोनों के साथ जुड़ गया। अब वहां पे जो पार्टिकल है, वहां पे जो ईंट लगी हुई है, वो सिर्फ एक कमरे का हिस्सा नहीं है, वो 8 कमरों का हिस्सा है। इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन जो बनेगी, एक कमरे में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, 1/8 होगी। तो पहले आपको निकालनी है कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, पार्टिकल कहां पे है और उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। तो कोई भी पार्टिकल अगर कार्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन याद रखना है, कंट्रीब्यूशन बाय ए पार्टिकल एट कॉर्नर। अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8। 8 कॉर्नर है इसलिए 1/8 नहीं है, याद रखना है। 8 कॉर्नर की वजह से 1/8 कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1/8 इसलिए क्योंकि हर एक कॉर्नर जो है वो 8 कमरों के साथ जुड़ सकता है। तो हर एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल है, कमरे को हम यूनिट सेल लेके चल रहे हैं इस समय, तो हर एक कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल के साथ अटैच्ड होगा, इसलिए उस पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/8 होगी, ये याद रखिए। अब ये जो दीवार है आपके सामने, कमरे की कोई दीवार ले लीजिए, उसको मैंने बोला फेस बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल फेस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होगी। तो आपके घर में जो दीवार है, आप सोचिए उस दीवार से कितने कमरे बन सकते हैं, कोई बताएगा बच्चे? कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके बता दे कि जो आपके घर में दीवार है, उस दीवार को जोड़कर आप कितने कमरे बना सकते हैं। बच्चों मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को?
मनप्रीत, मनप्रीत आप मुझे सुन पा रहे हो? समझ आया आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ? जो आपके घर का आपका कमरा है ना घर पे, उस कमरे की जो दीवार है, उस दीवार से आप कितने कमरे जोड़ सकते हो उस दीवार से? नहीं समझ आ रहा बच्चे? जो आपके घर की कोई दीवार है, एक तो जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके साथ उसका हिस्सा है ना, दूसरा उसके साथ वाले कमरे में हो जाएगा। तो एक दीवार से आप 2 कमरे बना सकते हो। एक दीवार जो है वो 2 कमरों का हिस्सा हो सकती है। एक आपके कमरे के साथ, एक दूसरे साथ। अगर उसके अटैच दूसरा कमरा साथ में जुड़ा होगा, तो 2 कमरे ही बन सकते हैं एक दीवार के। जैसे आपका छत है, तो छत के ऊपर अगर एक कमरा बना दो आप। समझ आ रहा है बच्चे? जो आपके घर का छत है, छत फेस हो गया आपका, तो छत के ऊपर एक कमरा बना दिया। अब ये जो छत था, ये 2 कमरों का हिस्सा हो गया, एक नीचे वाले कमरे का, एक ऊपर वाले कमरे का। तो इसी तरह से हर एक साइड जो है, हर एक फेस जो है, वो तो 2 कमरों का हिस्सा हो सकता है। तो इसलिए अगर पार्टिकल छत पे है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन आधी नीचे वाले कमरे के साथ होगी, आधी कंट्रीब्यूशन ऊपर वाले कमरे के साथ होगी। तो कोई भी पार्टिकल अगर फेस के ऊपर प्रेजेंट है, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? आधी, 1/2। याद रखिए। तो कंट्रीब्यूशन बाय पार्टिकल एट फेस कितनी होती है? 1/2। बच्चे ये बात समझ आई आप लोगों को? क्योंकि आप अपना खुद ही समझिए, आपके घर में जो कमरा है उसका छत है, छत के ऊपर अगर एक और कमरा बना दिया जाए, वो जो छत है आपका 2 कमरों का हिस्सा हो गया। आधा हो गया नीचे वाले कमरे का, आधा हो गया ऊपर वाले कमरे का। अगर वहां छत पे कोई पार्टिकल होगा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन आधी आधी हो जाएगी। आधा वो रहेगा ऊपर वाले के साथ, आधा वो रहेगा नीचे वाले के साथ। तो इसलिए पार्टिकल अगर फेस के सेंटर के ऊपर है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2 होती है। ये याद रखना है। देन कंट्रीब्यूशन बाय एज सेंटर। अगर कोई एज के ऊपर बैठा हुआ है, ये फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन है, ये एज की। तो एज कितने होते हैं आपके कमरे में? कितने एज है बच्चे, कौन बताएगा? महक रानी, महक रानी बच्चे अपना माइक ऑन करो। महक रानी, हाँ बच्चे, आप कमरे में बैठे हो ना? हेलो महक रानी, सुन रहे हो बच्चे? तो आपके कमरे के कितने एज हैं? एज क्या होता है? जहां 2 दीवारें आपस में मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तो एज काउंट करके बताओ कितने एज हैं कमरे के? 4 कैसे है बच्चे? कितने कितने एज है आप बताइए जरा मुझे, ध्यान से काउंट। कितने हैं? 4 तो बच्चे छत के ऊपर ही हो जाएंगे। छत की 4 साइडें दिख रही है आपको? 4 तो वो हो गए। अब छत से नीचे आइए, हर एक दीवार से नीचे आने की कोशिश कीजिए, 4 वो हो जाएंगे। 8 हो गए। तो ऐसे नीचे जो ग्राउंड वाला फ्लोर है, टोटल कितने हो गए? 12। कितने एज होते हैं? 12। समझ आया बच्चे? अब जो आपके कमरे का ऊपर वाला छत वाला एज देखिए, कोई भी एज पकड़ लीजिए। आप अपनी घर में बैठे हैं, आप अपने कमरे में कोई भी एज जूम कर लीजिए, उस एज के साथ कितने कमरे जुड़ सकते हैं, ये बताइए मुझे। कौन बताएगा बच्चे? विनय, विनय कुमार, सुन रहे हो बच्चे आप? विनय कुमार, प्रिंसजीत, हाँ विनय कुमार बच्चे बताइए, जो एज है, एज के साथ कितने कमरे जुड़ सकते हैं? बच्चे बता सकते हैं? कोई बच्चा समझ आ रहा है आप लोगों को? मनप्रीत, विक्की, विक्की बच्चे आपने माइक ऑन किया हुआ, बताइए जरा, जो एज है कमरे का, उसके साथ कितने कमरे जोड़े जा सकते हैं?
चलिए मैं बताता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है तो माइक दे दो, ये डस्टर दे दो। ये देखिए बच्चे, जे मेरे पास डस्टर है, जे मान लीजिए एज है, जे वाला एज है, एक जे फेस है, ये दूसरा फेस है, ये दीवार है कमरे की, ये छत है, जहां पे ये जुड़ रहे हैं इसको एज बोलते हैं। अब ये जो एज है ये कितने कमरों के साथ जुड़ सकता है, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। एक कमरा जहां पे बना दीजिए इसके साथ जोड़ के, तो एज उसके साथ जुड़ जाएगा। एक कमरा जी हो गया, एक कमरा इधर बना दीजिए, दो कमरे हो गए, एक इसके ऊपर बना दीजिए, एक इसके ऊपर बना दीजिए। टोटल कितने कमरे बनेंगे? 4। कितने बनेंगे बच्चों? एक एज के साथ कितने कमरे बनते हैं बच्चों? 4 कमरे बनते हैं। समझ आया बच्चे? तो एक दीवार का जो एज होता है वो अकेला उसी कमरे का हिस्सा नहीं होता है, 4 कमरों का हिस्सा होता है। तो अगर कोई पार्टिकल एज पे प्रेजेंट है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/4। उस कमरे में उसका हिस्सा कितना बनेगा? 1/4, क्योंकि वो 4 और कमरों के साथ अटैच्ड है, इसलिए उसका उस कमरे में हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/4। तो कोई भी पार्टिकल अगर एज के सेंटर के ऊपर है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4 होती है। जी याद रखना है। तो ये तीनों कंट्रीब्यूशन आपने याद रखना है। अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन उसकी 1/8 होती है। फेस के सेंटर के ऊपर है तो कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2 होती है। अगर एज के सेंटर के ऊपर है तो कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4 होती है। इसी तरह से अगर एंड सेंटर के ऊपर है तो एंड सेंटर भी फेस ही होता है, बट दो अपोजिट फेस होते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये कंट्रीब्यूशन आपको पहले याद होनी चाहिए। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस की कंट्रीब्यूशन 1/2, एज की कंट्रीब्यूशन 1/4 और एंड सेंटर की कंट्रीब्यूशन भी कितनी होगी? 1/8, सॉरी 1/2। तो जो कॉर्नर पे ऊपर सफियर होगा यूनिट सेल में, हम यूनिट सेल में सफियर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। ये अजम्पशन है। आप हमेशा सफियर ही लेके चलेंगे, ना आप क्यूबॉइड मान सकते हैं, ना आप सिलेंडर मान सकते हैं, ना आप कोन मान सकते हैं। आपको क्या मानना है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनकी शेप कैसी है? स्फेरिकल है। आगे जाके हमने क्लोज पैकिंग पढ़नी है, वहां पे आपको पढ़ाएंगे कि जो पार्टिकल होते हैं उनको क्या अज्यूम किया गया है? सफियर। पता नहीं सफियर है या नहीं है, हमने उनको अज्यूम किया है सफियर, स्फेरिकल शेप होती है। तो जो कॉर्नर के ऊपर सफियर होगा उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 होगी। क्यों होगी? मैंने बता दिया कि जो कॉर्नर होता है वो 8 कमरों का हिस्सा होता है। इसी तरह से फेस वाले की कंट्रीब्यूशन 1/2 होती है, क्योंकि दीवार 2 कमरों का हिस्सा होती है। एज जो है वो 4 कमरों के साथ जुड़ता है, इसलिए 1/4 कंट्रीब्यूशन होगी। तो एंड सेंटर की 1/2 कंट्रीब्यूशन होगी। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल की। एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? जैसे सिंपल में हमें दिख रहा था 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल, 8 नहीं है वो बच्चे, वही हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ये बच्चे आपने नोट कर लिया अभी अपने पास कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8, 1/2, 1/4, 1/2, ये याद रहेगा आपको? हाँ बच्चे रिस्पॉन्स किया कीजिए बच्चे जब मैं पूछता हूँ। हाँ याद रहेगा, अभी मैंने आगे इनको यूज करना है, ठीक है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल होंगे? तो कैसे करना है? कितने पार्टिकल हैं? 8 कॉर्नर हैं। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। तो बट पार्टिकल 8 जगह बैठे हुए हैं, पर उस यूनिट सेल में वो 8 के 8 नहीं है, उनकी कंट्रीब्यूशन हर एक की 1/8 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 1/8। कॉर्नर 8 है, हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8। तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 8 पार्टिकल इंटू हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8। तो टोटल कितने बनेंगे? 1। तो याद रखिए, कोई आपको पूछता है सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं पर यूनिट सेल, तो आपने आंसर देना है 1। याद रहेगा बच्चे? जे निकाल सकते हैं बच्चे? समझ आया कैसे निकाला? जी मैंने 1 पार्टिकल, 8 कॉर्नर थे, 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल था,
पर हर एक की कंट्रीब्यूशन एक एक नहीं है, कितनी कंट्रीब्यूशन है 1/8, तो 8 जरबे 1/8 कितना आ गया 1 पार्टिकल आ गया। अब दूसरा आपको याद रखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन फेज सेंटर्ड क्यूबिक। फेज सेंटर में कितने पार्टिकल होंगे? तो फेज सेंटर में पार्टिकल कहां कहां पे, अभी मैंने आपको डायग्राम ड्रा करके बताई थी, फेज सेंटर में पार्टिकल कहां कहां पे है, कौन बताएगा बच्चे? हाँ बताइए बच्चे, फेज सेंटर यूनिट सेल क्या होता है? अभी आपके सामने मैंने बताया फेज सेंटर यूनिट सेल क्या होता है। दिस इज फेज सेंटर यूनिट सेल। कार्नर पे तो पार्टिकल होने ही होने हैं, हर एक में कार्नर पे पार्टिकल होंगे बच्चे। ये आपको मैंने अभी पढ़ाया कि फेज सेंटर क्या होता है, जिसमें पार्टिकल कहाँ पे होता है, कार्नर पे, और हर एक फेज के सेंटर के ऊपर, यहाँ 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 यहाँ। तो पार्टिकल कहाँ कहाँ पे है? हर कार्नर पे है और हर फेस के सेंटर के ऊपर है। तो टोटल पार्टिकल मुझे 8 कार्नर, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस कहाँ पे है फेसेस पे, फेस कितने हैं 6, हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी बताई मैंने आपको 1/2। तो टोटल कितने हो गए, 8 से 8 गया, 2 से 6 गया 3, तो 1 + 3 कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन फेज सेंटर, अगर फेज सेंटर यूनिट सेल है तो कितने पार्टिकल होंगे बच्चे? याद रखना है 4 होंगे। कैसे, वो मैंने बता दिया आपको। बच्चे ये समझ आया आप लोगों को? हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते आगे से। हाँ समझ आ रहा है बच्चे? अगर कोई डाउट है बच्चे पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए नेक्स्ट करेंगे। थर्ड कौन सा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एज सेंटर। अगर एज सेंटर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एज सेंटर्ड क्यूबिक। एज सेंटर कौन सा होता है? मैंने आपको बताया अभी, एज सेंटर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, थ्योरेटिकली आप इसको समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली एंड सेंटर होता है, एज सेंटर नहीं होता है। बट अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि एक यूनिट सेल है, उसमें पार्टिकल कार्नर पे है और एज, हर एक एज के सेंटर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो बताइए कितने पार्टिकल हुए? तो कैसे करेंगे, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 कार्नर है, 8 × 1/8, प्लस एज कितने हैं बच्चे? अभी आपने एक बच्चे ने आंसर दिया था, कितने एज होते हैं बच्चे? 12। और एज वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? अभी मैंने लिखवाई थी, ऊपर लिखी हुई है पहले। एज वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4। तो कितने हो गए टोटल? 3 1 1, तो 1 + 3 = 4 पार्टिकल। अगर एज सेंटर है तो कितने पार्टिकल होंगे पर यूनिट सेल? 4। तो ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट आ गया एज सेंटर। बच्चे क्या होगा, डायग्रामेटिकली आप बता सकते हैं एज सेंटर क्या होगा। एज सेंटर ऐसे होगा जी, फिर आपका सिंपल यूनिट सेल है, एज ये होता है, इसके सेंटर में पार्टिकल है, इसके सेंटर में पार्टिकल, इसके हर एक एज के सेंटर के ऊपर पार्टिकल होगा, उसको हम बोलते हैं एज सेंटर। हर एक एज, 12 एज है, तो हर एक एज के ऊपर सेंटर में पार्टिकल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एज सेंटर बोलेंगे। नेक्स्ट आ गया, एक ही बचा एंड सेंटर्ड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर क्या होता है? जिसमें पार्टिकल कार्नर पे होते हैं, कार्नर पे तो हर एक में आएगा 8 × 1/8, और कहाँ पे होते हैं? 2 अपोजिट फेस के ऊपर। 2 फेसेस हैं, जहाँ 6 नहीं लेने हैं, क्योंकि एंड सेंटर में सिर्फ 2 अपोजिट फेस के ऊपर ही पार्टिकल होता है। तो फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2। तो कितना आ गए? 1 + 1 = 2 पार्टिकल। तो जी आपको
जवानी याद रखना है, आना भी चाहिए कैलकुलेट करना। और इसमें आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक इज इक्वल टू डैश डैश डैश, आपको पता होना चाहिए 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस सेंटर क्यूबिक डैश 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 इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए 4। इसमें भी 4, इसमें 2, तो जी आपको याद रखना है। फिर आता है बॉडी सेंटर, लास्ट में हम करेंगे बॉडी सेंटर। बच्चे समझ आ रहा है आप लोगों को? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में बच्चे कहाँ कहाँ पार्टिकल होता है जी, याद रखना आप लोगों को। हर एक कॉर्नर के ऊपर, और मैंने आपको बताया कमरे के आप अंदर चले जाइए, अंदर हवा में पार्टिकल होगा, तो वो जो अंदर वाला हिस्सा है वो सिर्फ उसी कमरे का हिस्सा होता है और कहीं पे नहीं होता है। तो बॉडी के सेंटर के अंदर जो पार्टिकल होगा उसकी कंट्रीब्यूशन पूरी की पूरी उसी कमरे के साथ होगी, वो किसी दूसरे कमरे के साथ हिस्सा नहीं हो सकता। आप सोच सकते हैं कि कोई दूसरे कमरे की दीवार आपके कमरे के अंदर आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा ना। तो बॉडी सेंटर वाले की कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 होती है, और पीछे बचे कार्नर, कार्नर की आपको पता है। तो बॉडी सेंटर में क्या आएगा, 8 कार्नर है इंटू 1/8 प्लस एक पार्टिकल कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे ऊपर है। जैसे ये मेरे पास क्यूब है, इसके अंदर चले जाइए सेंटर के अंदर, इस जहां नहीं, ये तो फेस है, इसके अंदर इधर से भी अंदर सेंटर में कहीं जहां बनने की जगह वो क्या होगा, बॉडी सेंटर होगा। तो बॉडी सेंटर वाले की कंट्रीब्यूशन 1 होती है, टोटल आ गया हमारे पास 2। तो याद रखना, कोई पूछिए आपको बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो आपने आंसर देना है 2 होते हैं। एनी डाउट बच्चे इसमें? बॉडी सेंटर वाला समझ आ गया ना। बॉडी के अंदर जो पार्टिकल होगा, जैसे आपके कमरे में हवा में कोई पार्टिकल है ना, वो उसी कमरे में होगा, वो दूसरे कमरे में थोड़ी जा सकता है। उसकी कंट्रीब्यूशन पूरी की पूरी उसी कमरे की हो गई, तो इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन 1 है। बाकी आपने याद रखना हर एक में कार्बन पे पार्टिकल आने ही है। तो 8 इंटू 1/8 तो आपको हर एक केस में लिखना है। बाकी आपने देखना है फेस के सेंटर के ऊपर तो 1/2, एज के सेंटर के ऊपर तो 1/4, बॉडी के सेंटर में तो 1, एंड सेंटर में तो तब भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। बाकी देखना टोटल कितने हैं, फेस 6 होते हैं, एज 12 होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेना और आपने ये कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा, पहले इस पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में इसके ऊपर, वो कर लेते हैं। कैलकुलेट फाइंड द फार्मूला ऑफ ए क्रिस्टल consisting of element A and B such that A is present at corners and B is present at all the face centers। तो बच्चे क्वेश्चन है जी कि बताइए एक क्रिस्टल है, कोई कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है, उसका फार्मूला बताना आपने। वो किससे बना हुआ है, 2 एलिमेंट से बना हुआ है, ए और बी से। कोई पता नहीं हमें ए और बी कौन है, पर जनरल हमने मान लिया कि 2 एलिमेंट से बना हुआ है, ए और बी 2 एलिमेंट्स है, उससे बना हुआ है। कंडीशन क्या दी है, ए हमारा जो है वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, और बी हमारा जो है वो कहाँ पे है, फेस के सेंटर के ऊपर है, हर एक फेस के सेंटर के ऊपर है। तो आपको बताना है इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ए कितने हैं, बी कितने हैं, उनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। जो सिंपलेस्ट रेशो होगी वो इसका फार्मूला होगा। चलिए हम आप निकाल के बताते हैं। तो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ए पार्टिकल, ए कहां पे है बच्चे, ए है कॉर्नर पे, तो कितने आएंगे, 8 इंटू 1/8, कितने पार्टिकल हो गए, 1। तो ए कितने हैं उस यूनिट सेल में, क्योंकि वो कहां पे है बच्चे, वो कह रहा है कॉर्नर पे है,
तो कॉर्नर पे कितने आ गए 8 इंटू 1/8 तो 1 आ गया। ए कितने आ गए पर यूनिट सेल 1। नंबर ऑफ बी पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इसमें आगे पर यूनिट सेल लिख लेना बच्चे, पर यूनिट सेल जाएंगे 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो ये पर यूनिट सेल क्या आएगा, कहां कहां पे बी बचे, बी है फेस के सेंटर के ऊपर। कितने फेस होते हैं, ऑल द फेस कह रहा है इसमें 6 फेस होते हैं। तो 6 इंटू हमारे की कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई 1/2 तो कितने आ गए 3। तो ए इज टू बी कितनी रेशियो आ रही है, ए कितने बचे 1, बी कितने हैं 3। तो फार्मूला क्या आ गया, देयरफॉर फार्मूला आ गया आप क्रिस्टल क्या आ जाएगा AB3, AB3 इसका फार्मूला। बच्चे ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। इस तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, उसमें ए दिया हुआ एज के सेंटर के ऊपर है, बी जहां पे है, कंट्रीब्यूशन आपको बता दी, आपने निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो रेशियो निकाल देनी है, जो रेशियो आएगी वही उसका क्या होगा फार्मूला होगा। एक और हम करते हैं वो आप खुद करेंगे अभी जल्दी जल्दी। फाइंड द फार्मूला ऑफ ए क्रिस्टल कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ए एंड बी सच दैट ए इज प्रेजेंट एट body center and B is present at alternate A is present at body center and B is present at corners। क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड ए और बी का बना हुआ है, ए कहां पे है बॉडी सेंटर पे है और बी कहां पे है कॉर्नर पे, बताइए फार्मूला क्या होगा। करेंगे बच्चे इसको, आप इसको हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इसको जवानी जवानी निकाल सकते हैं। ए कहां पे है बच्चे, ए कहां पे प्रेजेंट है, हाँ बच्चे क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है आपसे। फाइंड द फार्मूला ऑफ ए क्रिस्टल कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ए एंड बी सच दैट ए कहां पे प्रेजेंट है। तो ए कितने हुए, बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1, तो ए कितने हो गए 1। बी कहां पे है बच्चे, कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने हैं 8, आधे की कंट्रीब्यूशन कितनी है 8, तो कितने हो गए बी, बी भी कितना हो गया 1। तो रेशो क्या आ गई ए इज टू बी इज टू 1:1। तो फार्मूला क्या आ गया ए बी, फार्मूला क्या आ गया ए बी। समझ आया बच्चे। हाँ तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा है कि आपको पहले कंट्रीब्यूशन याद करनी है। सबसे पहले आपको आना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आगे हम करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ बच्चे आप में से कोई बताएगा व्हाट इज डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है व्हाट इज डेंसिटी, किसी को कोई आइडिया। आप बच्चे जस्ट नो में जवाब दे सकते हो, अगर नहीं आइडिया कोई बात नहीं, नो कह सकते हो सर नहीं पता है। हाँ बच्चे किसी को है आइडिया व्हाट इज डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ सुशांक बच्चे, सुशांक अपना ऑडियो ऑन करो, फोन अपना माइक्रोफोन अपना ऑन करो बच्चे। क्या होता है मास, वेरी गुड। मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी किस तरह होती है मास
पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आपको ये फार्मूला पता है ना, तो आधा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, हमें आगे करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, हम आगे आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है यूनिट सेल का मास कितना है, दूसरा हमें निकालना है यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है। ये दो चीजें निकाल लें अगर, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। अब यूनिट सेल अलग अलग टाइप के, जैसे आपने आज सीखा, सिंपल हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है, एंड सेंटर हो सकता है, एज सेंटर हो सकता है। तो मास कैसे निकलेगा, मास निकलेगा यूनिट सेल कौन सा है, उसमें पार्टिकल कितने हैं, हर एक पार्टिकल का मास कितना है। तो अगर मान लीजिए कोई यूनिट सेल है, उसमें 4 पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल का मास m है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू m हो जाएगा। तो हम जनरल मान लेते हैं हमारे पास यूनिट सेल है, उसमें पार्टिकल कितने हैं, z। z क्या है, बॉडी सेंटर में 2 आ जाएगा, फेस सेंटर में ये 4 आ जाएगा, सिंपल में 1 आ जाएगा। तो z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू z। ये हमने क्यों जनरल लिखा है, क्योंकि यूनिट सेल वैसे वेरी करेगा, सिंपल में अलग पार्टिकल है, बॉडी सेंटर में अलग है, फेस सेंटर में अलग है, इसलिए हमने जनरल मान लिया कितना है, z है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जो हम पीछे अभी निकाले, वो हमने जहां पे अज्यूम कर लिया कितने हैं, z है। ठीक है बच्चों, एंड से m इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल। मान लीजिए हर एक पार्टिकल का मास कितना है, m है, एंड से ऐसे लिख लीजिए, से मास ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू स्मॉल m, ऐसे लिख लीजिए। तो मान लीजिए हर एक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है, देयरफॉर टोटल मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा बच्चे, हर एक का मास m है, टोटल कितने हैं, z पार्टिकल है, तो m इंटू z क्या आ जाएगा, मास ऑफ द यूनिट सेल। अब क्वेश्चन किसका बचा हमें, कि ये m जो है ये कैसे निकालेंगे, हर एक पार्टिकल का मास कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोलर मास। बच्चे कौन बताएगा एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। हाँ शशांक बच्चे बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। शाबाश, इंटू 10⁻23, वेरी गुड। तो एवोगैड्रो नंबर का जो मास होता है उसको हम मोलर मास भी बोलते हैं, क्योंकि जो अगर वो एटम होगा एटॉमिक मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, गैस होगी तो उसकी 22.4 लीटर ले लेंगे हम, ये हमने 11th में ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आ गया, मोलर मास, इसको हम m लिख सकते हैं, कैपिटल M। और एवोगैड्रो नंबर को हम लिखते हैं n0 से, चलिए हम n से लिखते हैं, n0 क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो m0 नंबर का पार्टिकल का मास m है, तो एक पार्टिकल का मास क्या होगा, देयरफॉर मास ऑफ वन पार्टिकल, ईच पार्टिकल किसके बराबर आएगा, ईच पार्टिकल वो हमने m रखा हुआ है, किसके बराबर आएगा, m डिवाइडेड बाय n0। मोलर मास को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो वो मास आ जाएगा एक पार्टिकल का, क्योंकि हमें पता है मोलर मास किसके बराबर होता है, वो होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, जो है एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो पार्टिकल है उतने पार्टिकल का मास होता है मोलर मास। तो इसमें पार्टिकल कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल का मास होता है मोलर मास। तो एक का कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए, कितने पार्टिकल है, हम कहें 10 रुपए में इतने पेन आते हैं, एक में कितना आता है निकाल सकते हैं, इसी तरह से जो क्वेश्चन है। तो ये हमारा निकल गया, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर आ जाएगा, देयरफॉर टोटल मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा
m की जगह हम क्या लिखेंगे आप, कैपिटल M डिवाइडेड बाय n0 इंटू जेड। तो मास निकल गया बच्चे। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या निकालनी है हमें, वॉल्यूम कितनी है यूनिट सेल की। सपोज A picometer is the, जैसे लीजिए सपोज एट द लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू A picometer। पिकोमीटर तो आपको जानते हैं कितना किसके बराबर होता है बच्चे, कौन बताएगा। पाइकोमीटर किसके बराबर होता है, कितनी वैल्यू होती है पाइकोमीटर, 10 पावर कितना होता है माइनस। कोई बच्चा बताएगा एक पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है। जी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 पावर माइनस कितना होता है। 10 पावर माइनस 10 होता है, माइनस 12 होता है, माइनस 9 होता है, कितना होता है बच्चे, 1 पिकोमीटर। बच्चे आप लोग क्या पढ़ते हो फिर, जो होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर जहाँ 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई ले सकते हो आप लोग। तो यूनिट सेल आपने मान लिया लेंथ कितनी है उसकी, A पिकोमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल किसके बराबर आएगा। बच्चे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, 10th में पढ़ा होगा आपने क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाँ रंजीत, रंजीत बच्चे सुन रहे हो आप, अपना माइक ऑन करो रंजीत। वेरी गुड, साइड की क्यूब जो लेंथ होती है क्यूब की, उसकी वॉल्यूम आपने कैसे लेनी है, क्यूब की जो लेंथ होगी उसका क्यूब लेना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगी, A पिकोमीटर की पावर 3। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। तो अब डेंसिटी का फार्मूला आपके सामने है, डेंसिटी का फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैं ये मिटा रहा हूं, आपने नीचे लिखना है डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। मास कितना आपके पास आ गया, m इंटू जेड डिवाइडेड बाय n0 डिवाइडेड बाय क्या करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस बराबर है, A की पावर क्यूब, पिकोमीटर की पावर भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आप पिकोमीटर रहने दीजिए, जहां 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए, जहां 10 पावर माइनस 12 मीटर, जैसे आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं उसको। तो जी आपका आ जाएगा m इंटू जेड डिवाइडेड बाय n0 इंटू ए क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 10, 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -30, कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया आप लोगों को। हाँ जी बच्चों, आपको समझ आया डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया हमने। सबसे पहले आपको निकालना है फार्मूला, मास बटा वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फार्मूला। अब हमें निकालना है मास कितना है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल है, हमने मान लिया उसमें पार्टिकल कितने हैं, जेड है, क्योंकि सिंपल में एक पार्टिकल होगा, फेज सेंटर में 4 होंगे, बॉडी सेंटर में 2 होंगे। हमने ये जो डेंसिटी का फॉर्म निकालना है, ये डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल लिखना बच्चे, क्यूबिक यूनिट सेल, बाकी वाले नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला हमने सिर्फ क्यूब का लगाया, हमने हेक्सागोनल नहीं लेना है, ट्राइगोनल नहीं लेना है, रोम्बिक नहीं लेना है, आर्थोरोम्बिक नहीं लेना है, मोनोक्लिनिक नहीं लेना है, ट्राइक्लिनिक नहीं लेना है। हमने सिर्फ हमारा सिलेबस में कौन सा है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसकी डेंसिटी आपने ड्राइव करी है। तो मास बटा वॉल्यूम, मास आप कैसे निकालेंगे, जब हमें ये पता चलेगा कितने पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल मास कितना है। तो हमने मान लिया टोटल जेड पार्टिकल है, हर एक का मास m है, बट हमें m कैसे निकालना है, स्मॉल m। हमें पता है एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास होता है मोलर मास, तो एक पार्टिकल मास हम निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय m0। जी m0 क्या है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको। तो ये फार्मूला आपने जवानी याद रखना है बच्चे, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। इतना टफ पेपर डालते नहीं है, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें आगे जाके एमबीबीएस करना है, जेके सिटी का एग्जाम देना है, या कहीं और जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उस केस में आपको जो न्यूमेरिकल इसके बेसिस के ऊपर आ सकते हैं। हो सकता है आपको मास दिया हो, एवोगाड्रो नंबर तो आपको पता है, एच लेंथ दी हो, डेंसिटी दी हो, आपको निकालना पड़े जेड।
और क्वेश्चन आपको जेड नहीं पूछा, आपको पूछा बताइए यूनिट सेल कौन सा है, आप जेड निकालेंगे, जेड मान लीजिए 2 आता है तो आप बोलेंगे बॉडी सेंटर क्यूब भी यूनिट सेल है। अगर आपका जेड 4 आ जाता है आप बोलेंगे फेस सेंटर क्यूब भी यूनिट सेल है। तो इसमें कितने पैरामीटर है, डेंसिटी 1, मास मोलर मास 2, जेड 3, m0 तो पता है 6.02 × 10.23 है, और ये है चौथा आपके पास ए क्यूब, ए लेंथ ऑफ क्यूब। इनमें से कोई भी आपको सभी फैक्टर दिए हो सकते हैं, एक नहीं देगा दिया होगा, वही आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में निकालिए। जैसे हो सकता है आपको एम दिया हो, जेड दिया हो, ए दिया हो, पूछे डेंसिटी निकालो, डेंसिटी दी हो, एम दिया हो, जेड दिया हो, पूछे एज लेंथ निकालो। जहाँ जैसे मैंने पहले पूछा आपको डेंसिटी दी होगी, एम दिया होगा, ए दिया होगा, पूछेंगे जेड निकालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हैं, तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो इससे आपने इनको आगे जाके कंप्यूटर एग्जाम की अगर आपने तैयारी करनी है तो इसको आपने करना है। काफी है बच्चे आज के लिए इतना? हाँ जी बच्चे रिस्पांस कीजिए। काफी है जहाँ पूर करने में भी है। कोई किसी को कोई बच्चे डाउट कुछ पूछना चाहता है इसमें से? ओके बच्चे, थैंक यू।